हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पॉलिटी की सीरीज में। अभी तक जो हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है दैट इज द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज ऑफ इंडिया, दैट इज द पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां तक हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से डिस्कस कर रखा है। इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? सिटीजनशिप का मतलब होता है नागरिकता। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत देश का नागरिक कौन है। तो नागरिकता से आप समझते होंगे कि भारत के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं वो भारत के नागरिक हैं, और इसमें कई सारे तौर तरीके हैं कि भारत का नागरिक कौन होगा, किस तरीके से होगा, उसको क्या प्रोविजंस मिलते हैं, उसको क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं, इस देश के अंदर जो नागरिक नहीं है उसको क्या सुविधाएं नहीं दी जाती हैं। तो इन सारी बातों को डिस्कशन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमको देश मिला तो इसको हम अपने घर की तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हम एक फैमिली है, अपनी फैमिली में हम रहते हैं, तो जो हमारा घर है तो हम उस घर के क्या है, मेंबर हैं। तो मेंबर होने के नाते आप उस घर के अंदर एक सिटीजन है, एक सिटीजनशिप मिली हुई है, आपको उस घर की मेंबरशिप मिली है। कहने का मतलब बाय ब्लड आप उस घर के मेंबर हैं। तो घर का मेंबर जो भी होता है उसको कुछ अलग फैसिलिटीज दी जाती हैं। और सपोज उसी घर के अंदर कोई पड़ोसी गया तो पड़ोसी को भी आदर सत्कार दिया जाता है, लेकिन उसको वो सुख सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो कि उस घर के मेंबर को मिलता है। जैसे कि अगर हम अपने ही घर की ही बात करें, और हमारे घर के अंदर क्या होता है, हमारे घर के अंदर जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सभी लोगों को एक स्पेशल प्रोविजंस दिए जाते हैं, और वो सारे के सारे मेंबर्स एक इंडिपेंडेंट तरीके से रहते हैं और वो कुछ भी चाहे तो कर सकते हैं, और उनको हर उस घर के अंदर हर एक चीज का एक्सेस मिला होता है। अपने फैमिली मेंबर जितने भी होते हैं घर के, वो सब कुछ, पूरे घर का सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर कोई पड़ोसी है वो हमारे घर में आता है तो पड़ोसी को भी इज्जत मिलेगी, प्रतिष्ठा मिलेगी, वो रहेगा उसमें, घर के अंदर रह सकता है, लेकिन उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है, या फिर वो व्यक्ति उस तरीके से फ्री वे में नहीं रह सकता है जैसा कि उस घर के फैमिली मेंबर्स रहते हैं। तो सेम वे जो भारत का नागरिक है, भारत का जो सिटीजन है, उसको भी बहुत सारे फैसिलिटीज दिए जाते हैं। जैसे कि हम अपने देश के अंदर रहते हैं तो हमको अपनापन फील होता है, और हम इस देश के अंदर हर चीज के ऊपर एक क्या बोल सकते हैं, राइट, एक अधिकार के तौर पर हम यहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ की जो सरकार के द्वारा जो सुख सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं यहाँ के मेंबर्स को, तो उसको हम ग्रहण करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि एक सिटीजन को क्या चीजें मिलती हैं, क्या नहीं मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे फैमिली के अंदर जो लोग भी अपने हैं तो वो कौन हो गए, फैमिली के मेंबर हो गए। तो सेम वे घर के इस देश के अंदर जो लोग भी रह रहे हैं, जो इस देश के अपने हैं, वो इस देश के नागरिक हो गए वो इस देश के नागरिक हो गए। और जो दूसरे लोग हैं उनको एलियन बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? उनको एलियन बोला जाता है। तो एलियन का मतलब ये नहीं है, एलियन का मतलब ये नहीं है कि वो लोग मार्स से आए हुए हैं या दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। एलियन का मतलब होता है कोई दूसरे देश का व्यक्ति। तो वो भी जैसे टूरिस्ट आते हैं हमारे देश के अंदर, तो वो क्या, वो किस तरीके से ट्रीट होंगे, तो वो एलियन के तौर पे ट्रीट होंगे। अब एलियन भी दो तरीके के होते हैं। अगर जैसे हम अपने घर की बात करें तो हमारे घर में अगर कोई पड़ोसी आता है, कोई रिलेटिव आता है, या कोई बाहर का व्यक्ति आता है, तो दो तरीके का हो सकता है। या तो वो हमारा दोस्त हो सकता है, या तो हमारा दुश्मन हो सकता है। तो सेम वे जो एलियन होते हैं वो या तो फ्रेंड होंगे या तो एनिमी होंगे। तो एक तो हम सिटीजन हो गए, और अगर हमारे देश के अंदर कोई आता है तो या तो वो एज ए टूरिस्ट आएगा तो वो फ्रेंडली एलियन हो चुका, और अगर कोई घुसपैठी आ गया या फिर कोई दुश्मन हो गया, आतंकवादी हो गया, तो वो कौन हो जाएगा? एलियन हो जाएगा, एनिमी एलियन हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। तो भारत के जो टाइज हैं दुनिया के अंदर, दुनिया के जितने भी देश हैं, 193 कंट्रीज को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से रिकमेंडेशंस मिले हुए हैं। तो 193 देशों के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे भारत के एलाइज या फिर एलियन जो होंगे वो फ्रेंडली एलियंस में काउंट होंगे। जितने भी दूसरे देश के लोग हैं वो फ्रेंडली एलियंस के तौर पे ट्रीट होंगे। यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि पाकिस्तान का जो नागरिक है वो हमारा एनिमी एलियन होगा, नहीं।
एनिमी एलियन का हिसाब किताब यह है कि अगर हमारा देश किसी भी दूसरे देश के साथ युद्ध पर है, अगर वॉर चल रहा है तो ही फिर उस देश का जो नागरिक होगा वो एनिमी एलियन के तौर पे काउंट होगा। तो पाकिस्तान का भी जो मेंबर है, जो सिटीजन है पाकिस्तान का, वो हमारे लिए क्या है, एक फ्रेंडली एलियन है। तो जैसे कि हमारे घर के अंदर ट्रीटमेंट होता है, जो हमारे घर का सिटीजन है, हमारे घर का मेंबर है, उसको सारे सुख सुविधाएं दिए जाते हैं जितने दिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद अगर कोई फ्रेंड है, कोई हमारा अच्छा खास व्यक्ति है, तो उसको हम कुछ सुख सुविधाएं देते हैं हमारे घर के अंदर। और जो हमारे एनिमी होगा या कोई दुश्मन होगा तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे, वैसा ही हिसाब किताब यहां पर भी दिया गया है। तो हमारे देश का जो नागरिक है, जो हमारे देश में जो सिटीजन है, उसको बहुत सारी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, उसको फैसिलिटीज दी जाएंगी इंडिया की तरफ से। फिर जो फ्रेंडली एलियन होगा उसको थोड़े कम फैसिलिटीज दिए जाएंगे, और फिर जो एनिमी एलियन होगा उसको बिल्कुल कम क्या बोलते हैं फैसिलिटीज दिए जाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारे देश में क्या बोलते हैं आतंकवादी हमला हुआ था, अजमल कसाब भी था। तो अजमल कसाब कहां का था, तो पाकिस्तान का था। उसने बहुत सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई, तो वो क्या था, वो एक एनिमी एलियन था। लेकिन उसको भी हम लोगों ने जुडिशियरी प्रोसेस के तहत हैंग किया, और जो भी लॉ इंडिया के अंदर बनाए गए हैं उस लॉ के तहत ही सारा का सारा कुछ हुआ। कुछ आर्बिट्रेरी ट्रीटमेंट नहीं किया गया था। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे लॉज बनाए हुए हैं उसी लॉज के तहत, भले ही वो एनिमी एलियन था, भले ही वो एनिमी था, उसको डायरेक्ट फांसी दे देनी चाहिए, लेकिन सारे के सारे जुडिशियल प्रोसीजर को क्या किया गया था, अपनाया गया था हमारे देश के अंदर। तो जैसा कि सिटीजन होता है उसको ज्यादा फैसिलिटीज, फिर जो एनिमी जो फ्रेंडली एलियन होगा उसको थोड़ी कम फैसिलिटीज, और फिर जो एनिमी एलियन होगा उसको मिनिमम फैसिलिटीज दिए जाते हैं। अगर कोई भारत का नागरिक है, अगर कोई भारत का नागरिक है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उसको सारी फैसिलिटीज दे देंगे। अगर कोई फ्रेंडली एलियन है, अगर कोई फ्रेंडली एलियन है तो हमारे देश के अंदर उसको आर्टिकल 15 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं, आर्टिकल 15 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं उसको नहीं मिलेंगे। आर्टिकल 16 में जो प्रोविजंस दिए गए हैं ये भी नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 में जो प्रोविजंस है वो भी किसी एलियन को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। एक एक करके हम देखेंगे कि क्या दिया हुआ है आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 16 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल नंबर 29 एंड आर्टिकल नंबर 30। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स जो हैं जिनका डिस्कशन हम करेंगे थोड़ी देर में, इन सारे के सारे आर्टिकल्स को किसी भी एलियन को प्रोवाइड नहीं किया जाता है, जबकि हमारे देश के अंदर जो भी सिटीजन है उसको सारे के सारे प्रोविजंस या फिर फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिकल 15 कहता है कि हमारे देश के अंदर हमारे किसी भी नागरिक के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कास्ट, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रेस। तो किसी भी आधार पर, आधार क्या हो सकता है, रंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, वंश के आधार पर किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है, और ये जो व्यवस्था है ये किसी भी एलियन को नहीं दी जाती है। आर्टिकल नंबर 16 कहता है कि अगर लोक नियोजन, पब्लिक सर्विस या फिर प्राइवेट सर्विस या फिर एम्प्लॉयमेंट के कहीं पर भी व्यवस्था जनरेट हो रही है तो वहां पर किसी भी एलियन को कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, जबकि भारत का जो भी नागरिक होगा उसको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाएंगे। इसको आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कि आप अगर यूरोप के किसी कंट्री में घूमने जाते हैं, आप अगर फ्रांस घूमने जाते हैं, तो वहां का जो फ्रांस की जो गवर्नमेंट है वो आपको कभी भी फ्रांस की आर्मी में या फिर कोई भी हायर पोस्ट आपको नहीं देगी, क्योंकि आप क्या हैं, आप एक दूसरे देश के नागरिक हैं। तो आप वहां पे बस एज अ टूरिस्ट जाएंगे, आपको कभी भी वहां की व्यवस्था या फिर वहां की नौकरी में आपको रखा नहीं जाएगा। सेम वे इंडिया के अंदर भी जो भी
अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड किए जाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज, वो पहले इंडियंस को दिए जाएंगे, सिटीजन ऑफ इंडिया जो होगा उसको प्रोवाइड किया जाएगा। तो आर्टिकल 15 हो गया, कोई भी भेदभाव नहीं हो सकता है इंडियन सिटीजन के साथ, लेकिन एलियन के साथ करना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसको ये प्रोविजंस नहीं मिलते हैं। आर्टिकल 16 जो है वो भी एलियंस को प्रोवाइड नहीं किया जाता है। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 का मतलब होता है टू एक्सप्रेस, वाक की आजादी, कहने का मतलब बोलने की आजादी। तो आर्टिकल 19 के अंदर ढेर सारे प्रोविजंस हैं कि जैसे कि आप कुछ भी कह सकते हैं, अपने आप को व्यक्त कर सकते हैं, अपनी बातों को कह सकते हैं, कहीं पर भी आप असेंबल हो सकते हैं, आप एक यूनियन बना सकते हैं, आप पूरे भारत में भ्रमण कर सकते हैं, आप कहीं पर भी रह सकते हैं और आप कोई भी व्यवसाय कर सकते हैं भारत के अंदर। तो ये सारे प्रोविजंस जो आर्टिकल 19 के अंदर दिए हुए हैं वो भारतीय नागरिक के लिए हैं, ना कि किसी भी एलियन के लिए। तो किसी भी एलियन को ये आर्टिकल 19 प्रोवाइड नहीं किया जाता है। फिर उसी तरीके से आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 के अंदर ये बोला गया है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का प्रोविजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन लोगों के लिए। भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं, भारत के जो भी नागरिक हैं, वो अपने धर्म, अपने रीति रिवाज का संरक्षण कर सकते हैं। कोई विदेशी आदमी नहीं कर सकता है, कोई भी एलियन यहां पर आकर के अपने धर्म, अपनी जाति, अपने संप्रदाय का संरक्षण नहीं कर सकता है, और भारतीय कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोविजंस जो है जो कि एलियंस को प्रोवाइडेड नहीं होते हैं। देखिए एक चीज और कि अगर कोई भारत का नागरिक है, उसी को सिर्फ भारत के अंदर राष्ट्रपति बनने का अधिकार मिलेगा। उपराष्ट्रपति पद पर कोई भारतीय ही काबिज हो सकता है, कोई भी विदेशी एलियन यहां पर इन पदों पे नहीं आ सकता, इन संवैधानिक पदों पे नहीं आ सकता है। भारत का आपको अगर जज बनना है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, हाई कोर्ट का जज बनना है, राष्ट्रपति बनना है, उपराष्ट्रपति बनना है, तो आपको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। अब वो भारत का नागरिकता प्राप्त करने के लिए 6 प्रोविजंस है, जिसको हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। भारत के अंदर जो आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल जो होता है, ये भारत का सबसे पहला विधि अधिकारी होता है। ये सरकार को रिप्रेजेंट करता है कानूनी मामलों में और सरकार को सुझाव देता है कि किस तरीके से, कौन सा कानून किस तरीके से बनाना है। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स, भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें राज्यपाल होते हैं, तो उन राज्यपालों की जो नियुक्ति होगी वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिक की होगी। फिर उसके बाद एडवोकेट जनरल, या आर्टिकल 165 के तहत जैसा ये अटॉर्नी जनरल होता है इंडिया के लिए, वैसे ही ये एडवोकेट जनरल होता है ये राज्यों के अंदर। तो ये सारे के सारे जो कानूनी पद हैं इनको सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही रिजर्व करके रखा गया है। किसी भी एलियन सिटीजन को इन पदों पर काबिज होने का अधिकार नहीं है। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कशन किया था कि फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30, तो ये सारे के सारे प्रावधान जो है ये सिर्फ भारतीय नागरिक को मिलेंगे, किसी भी एलियन को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज प्रोवाइडेड सम स्पेशल राइट्स टू द सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली एंड आर नॉट अवेलेबल टू द फॉरेनर्स। किसी भी विदेशी को ये व्यवस्थाएं नहीं मिलती हैं। Only citizen of India have been given the right to vote। आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल नंबर 265 ये कहता है कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर जो इलेक्शन होते हैं उसके इलेक्शंस में सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग ही वोट कर सकते हैं। कोई भी विदेशी एलियन बाहर से आकर के या कोई भी विदेशी नागरिक आकर के भारत में वोटिंग नहीं कर सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ अधिकार भारतीय लोगों को ही प्रोवाइडेड है। तो only the citizen of India has been given the right to vote for the election to the Lok Sabha and the legislative assemblies of the every state। Only the citizen of India have been given right to become the member of parliament। और भारत के अंदर जो भी member of parliament, ये आपके लोकसभा as well as राज्यसभा और member of legislative assemblies, ये कहने का मतलब MLA और MLC दोनों के लिए ये बोला गया है स्टेट्स के अंदर केवल और केवल ओनली सिटीजन्स
सिटीजन्स ऑफ इंडिया ही जो है मेंबर बन सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, और विधानसभा और विधान परिषदों के मेंबर सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग ही बन सकते हैं। तो यहां पर कुछ प्रावधान जो है वो बनाए गए थे। देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय नागरिकता की पुष्टि जो है बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर नहीं थी कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा, बहुत सारी अफरा तफरी थी। तो जो हमारे फ्रेमर्स थे, जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने कुछ प्रोविजंस बना दिए थे तत्काल के लिए, और फिर उसके बाद उन्होंने हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 11 में ये मेंशन किया है कि समय के साथ नागरिकता के अंदर कोई भी प्रावधान या कुछ भी बदलाव अगर करना है या कुछ ऐड करना है जरूरत को, समय को देखते हुए, तो वो करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद को है, मतलब कि पार्लियामेंट को है। आर्टिकल नंबर 11 जो है हमारे संविधान का पावर देता है पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट जो है वो समय समय पर आकर के नागरिकता के लिए प्रावधान बनाते रहती है। जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन किया था आर्टिकल नंबर 2, जो कि पिछले क्लास में हमने देखा था कि भारत की जो संसद है वो दुनिया के किसी भी कोने का कोई भी देश है, अगर वो भारत में मिलना चाहता है तो उसको भारत में मिला सकते हैं, और वहां पर प्रावधान किसका चलेगा, तो भारत सरकार का चलेगा, भारत की संसद का अधिकार वहां चलेगा। तो अभी के टाइम पे तो कोई राज्य अगर भारत का नहीं है तो उसके लिए तो प्रावधान बना नहीं सकते। भविष्य में अगर वो राज्य भारत में मिल गया तो वहां पर किस तरीके से नागरिकता का हिसाब किताब दिया जाएगा ये तय करेगी हमारी संसद। अब जैसे कि 1975 में सिक्किम जो है भारत का हिस्सा बन जाता है, तो सिक्किम जब भारत का हिस्सा बन जाता है तो सिक्किम के लोग जो है वो क्या हो गए, भारत के नागरिक हो गए। तो उनको किस तरीके से नागरिकता देनी है, क्या हिसाब बनाना है, क्या करना है, ये सब तय किया जाएगा हमारी संसद के द्वारा। तो संसद को शक्ति दी गई है आर्टिकल नंबर 11 के तहत। तो यहां पर अब हम डिस्कशन करेंगे कि जब संसद बनी थी तो उस टाइम पे जो तत्काल प्रभाव में जैसी समस्या थी या जो भी सिचुएशन था उसके हिसाब से संसद ने कुछ प्रावधान बना दिए थे, जिनको उन्होंने मेंशन किया है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 के बीच में। जो हमारा सिटीजनशिप है, पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 5 to 11 का जो हिसाब है वो हम देखते हैं एक एक करके। तो आर्टिकल 5 में ये कहा गया है, आर्टिकल 5 में ये कहा गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन गया है और ये लागू होता है 26 जनवरी 1950 को, ये हमारा संविधान लागू होता है। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1950 को, तो कुछ प्रावधान बनाए गए। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो हर वो व्यक्ति जिसके पास अपना डोमिसाइल है भारत का, तो वो क्या होगा, भारत का नागरिक होगा। और वो किस तरीके से भारत का नागरिक होगा देखते हैं। जो भी भारत में पैदा हुआ, भारत की टेरिटरी में पैदा हुआ, वो भारत का मेंबर बनेगा। अगर कोई व्यक्ति है और उसके किसी भी एक पेरेंट का जन्म भारत के टेरिटरी में हुआ है, कोई भी व्यक्ति है उसके किसी भी पेरेंट का, या तो माता या पिता का जन्म अगर भारत की जमीन पर हुआ है तो वो भारत का नागरिक होगा। Who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years preceding such commencement such as citizen of India। तो यहां पर देखिए प्रावधान जो है सबके लिए बनाया गया था। यहां पे अगर कोई अंग्रेज है वो भी अगर भारत का मेंबर रहना चाहता है, अब उसके माता पिता तो यहां पे नहीं रहे होंगे, या फिर उस अंग्रेज का क्या बोल सकते हैं यहां पे जन्म तो हुआ नहीं होगा। तो जो भी अंग्रेज है अगर वो भारत में रहना चाहता है तो उसके लिए भी प्रावधान यहां दिया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर भारत में है और पिछले 5 सालों से यहां पर रह रहा है और यहां पे रहना चाहता है तो वो भारत का मेंबर बन सकता है। तो आर्टिकल 5 को ये समझते हैं कि
जो भी सिटीजनशिप का प्रावधान बनाया उन्होंने कि जिसके पास अभी फिलहाल तत्काल में भारत का डोमिसाइल है वो भारत का मेंबर बनेगा। कहने का मतलब जिसका जन्म हुआ है भारत में तो वो तो भारत का नागरिक होगा ही। अगर कोई व्यक्ति है उसके माता या पिता में से या तो दोनों या तो कोई एक भी अगर भारतीय नागरिक है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। तीसरी बात कही गई है कि अगर वो व्यक्ति जिनके ना तो पेरेंट्स यहां के हैं और ना ही उस व्यक्ति का जन्म यहां पे हुआ है लेकिन वो व्यक्ति यहां पे पिछले 5 सालों से अगर रह रहा है तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। तो ये आर्टिकल 5 के अंदर प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 6 के अंदर बोला गया है उन व्यक्तियों के लिए जो पाकिस्तान से आए हैं, वो व्यक्ति भारत में जब डिवीजन हो गया और वो लोग जब पाकिस्तान छोड़ करके भारत आए हैं तो उनको किस तरीके से नागरिकता दी जाएगी, ये आर्टिकल 6 में दिया गया है। तो राइट ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, वो व्यक्ति जो पाकिस्तान से कहां आ गए, भारत आ गए, नॉट विथस्टैंडिंग एनी ऑफ इन आर्टिकल 5। अब देखिए पाकिस्तान से अगर कोई व्यक्ति आता है तो ना तो वो 5 साल से भारत में रह रहा है, ना वो व्यक्ति क्या बोल सकते भारत में पैदा हुआ है और ना ही उसके पेरेंट्स यहां पे पैदा हुए हैं। तो वो व्यक्ति जो मतलब पाकिस्तान से आए हुए हैं, अ पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल बी डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान में है और वो माइग्रेट करके भारत में चला आ गया तो वो भारत का मेंबर बन सकता है। अब यहां पर कुछ बातें कही गई हैं, क्या he or either of his parent or any of his grandparent are born in India defined in Government of India Act 1935। तो जो अनडिवाइडेड इंडिया है, अगर कोई भी व्यक्ति है पाकिस्तान में हो या इंडिया में हो, उसके ग्रैंड पेरेंट या उसके पेरेंट्स कोई भी अगर अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए हैं तो वो भारत का मेंबर बन सकता है। बी में दिया गया है इन द केस वेयर सच पर्सन ही हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th जुलाई 1948 he has been ordinarily resident to the territory of India since the date of his migration. In the case where such person has so migrated before the 19th July of 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration. तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी अगर आ गया भारत के अंदर तो वो जो है भारत का नागरिक हो जाएगा। 19 जुलाई 1948 ये एक डेट फिक्स की गई है। पहले हिसाब ये था कि उससे पहले कोई भी कभी भी ट्रेन में बैठ करके आ जाता था और चला जाता था। तो एक डेट तय निर्धारित की गई 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी अगर भारत के अंदर आ गया तो भारत का मेंबर होगा। इन द केस वेयर सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड ऑन आफ्टर 19th July 1948, he has been registered as a citizen of India by an officer appointed in that behalf the government of the Dominion of India on an application made by him there to such officer before the commencement of the constitution in the form and manner prescribed that the government provided that no person shall be so registered unless he has been resident in the territory of India at least 6 months immediately the preceding date of its application। यहां पर यह बोला रहा है जैसे कि बी वाले प्रोविजन में यहां पे बोला गया था कि कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान का नागरिक है और वो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा। इस डेट को आप याद रखिएगा। दूसरे पॉइंट में क्या बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है वो 19 जुलाई 1948 के बाद में भारत का नागरिक बनता है या फिर वो भारत में आता है और भारत का नागरिक बनना चाहता है, 19 जुलाई 1948 के बाद कोई भारत में आता है और यहां का नागरिक बनना चाहता है तो भारत सरकार के द्वारा तय किए गए जो ऑफिसर्स हैं उनके थ्रू रजिस्ट्रेशन कराना होगा उसको, और तुरंत के तुरंत उसको नागरिकता नहीं मिलेगी। कम से कम 6 महीना उसको भारत के अंदर रहना होगा और 6 महीने जब वो व्यक्ति रह लेगा तो उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। तो यहां पर कैच ये है कि 19 जुलाई 1948 की डेट आपको याद रखनी है। और आर्टिकल नंबर 6 जो है वो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति है जो
पाकिस्तान से वापस आया है, यहां पे पार्टीशन हो गया, पाकिस्तान में था और वो भारत में आ गया, तो वो भारत का नागरिक होगा। आर्टिकल 7 क्या कहता है? द राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ certain migrants to Pakistan, notwithstanding anything in Article 5 and Article 6, a person who has after the first day of March 1947 migrated from the territory of India to the territory now included in Pakistan shall not be deemed to be the citizen of India, provided that nothing in this article shall apply to the person who after having so migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under the permit resettled or permanent return issued by under the authority of any law, and every person such person shall for the purpose of clause B of Article 6 be deemed to have migrated to the territory of India after 19th July 1948। यहां पे कुछ नहीं, बहुत ही सिंपल सी बात कही गई है। जैसे कि आर्टिकल 6 में बोला गया था कि अगर कोई व्यक्ति है, पाकिस्तान डिवाइड या इंडिया का विभाजन होने के बाद वो पाकिस्तान में रह गया था और वो भारत आना चाहता है, तो वो भारत आकर के भारत का मेंबर बन सकता है। आर्टिकल 7 में क्या बोला गया कि डिवीजन होने के बाद कोई व्यक्ति भारत से उठ करके कहां चला गया? पाकिस्तान, और पाकिस्तान में उसका मन नहीं लगा तो वो फिर भारत आ गया वापस, तो उसको भी भारत की नागरिकता दी जाएगी, वो भी भारत का मेंबर बनेगा, भारत का सिटीजन बनेगा। लेकिन यहां पर कुछ बातें कही गई हैं कि भाई साहब ऐसे ही नहीं तुरंत, यहां पर उसको यहां पे रहना पड़ेगा और हाँ, रिटर्न में उसको देना होगा कि वो भारत का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है और वो कंप्लीटली पाकिस्तान को छोड़ करके आ चुका है, तो वो भारत का मेंबर बनेगा, भारत की नागरिकता उसको दी जाएगी। तो यहां सिंपल सी बात है, आर्टिकल 7 ये कहता है कि डिवीजन के बाद अगर कोई व्यक्ति है जो पाकिस्तान चला गया था और फिर वहां पे उसका मन नहीं लगा और वो फिर भारत में वापस आ गया, तो वो भारत का मेंबर बनेगा, भारत का नागरिक बनेगा। Article 8, right of the citizenship of certain person of India origin residing outside। तो यहां पर बात की गई है उन लोगों की जो भारतीय के ओरिजिन के हैं, मूल भारतीय हैं लेकिन रहते कहीं और हैं, बाहर रहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, मान लीजिए इंडिया का, जो कि इंग्लैंड में शिफ्ट हो गया था, वहां पर वो गया और वहां पे उसने शादी कर ली, वहां पे उसके जो बच्चे पैदा हुए, अगर वो भारत के मेंबर बनना चाहते हैं तो वो भारत का मेंबर कैसे बनेंगे, किस तरीके से बनेंगे, उसका हिसाब किताब दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 8 के अंदर। तो राइट ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजाइडिंग आउटसाइड India, notwithstanding anything in Article 5, any person who or either of whose parents or any of those grandparents was born in India as defined in Government of India Act 1935 and who is ordinarily residing in the country outside India and so defined shall be deemed to be the citizen of India by the diplomatic consular representative of India in the country where he is for time being residing on the appointment made by him. Therefore, diplomatic or consular representative where before or after the commencement of this constitution in the form and manner presided by the government of Dominion of India and the government of India। यहां पर बस सिंपल सी बात ये कही गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर वो भारतीय मूल का है और दूसरे देश में रहता है और अगर उसके बच्चे या फिर वो व्यक्ति भारत में फिर से वापस आना चाहता है और भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो वहां पर उस देश के अंदर जो भी वहां पे अथॉरिटी होगी वहां से वो रिटर्न परमिशन लेगा और इंडिया के अंदर अपने आप को रजिस्टर कराएगा और वो भारत का मेंबर बन सकता है। सिंपल सी बात यहां कही गई है। आर्टिकल 9 के अंदर बोला गया है कि पर्सनल वॉलंटरी एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ द फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन, no person shall be the citizen of India by the virtue of Article 5 or be deemed to be the citizen of India by the virtue of Article 6, Article 8 if he has voluntarily acquired the citizenship of other state। तो कोई भी व्यक्ति, यहां बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। बस सिंपल सी बात यहां कही गई है आर्टिकल नंबर 9 के अंदर। आर्टिकल 9 में यह बात कही गई है कि कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो अपने भारत देश की नागरिकता उसकी खत्म हो जाएगी। और आर्टिकल 10 में यह बात कही गई है कि कंटिन्यूएंस
of the right of the citizenship, every person who is or deemed to be the citizen of India under any of the foreign provision in this part shall, subject to the provision of the law, may be made by the parliament, continue to be such citizen. आर्टिकल 10 बस इतना कहता है कि अगर आप भारत के नागरिक बन चुके हैं तो आप भारत के नागरिक बने रहेंगे, आपको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो एक भारतीय नागरिक को दी जाती हैं। यहां पे और कुछ नहीं कहा गया है। और आर्टिकल 11 के अंदर बोला गया है, जैसा कि हमने डिस्कशन किया था, कि संसद के पास शक्ति है कि भारत के अंदर जो नागरिकता है वो किस तरीके से प्रावधान बनाना है नागरिकता का, वो सब संसद तय करेगी समय के हिसाब से। संसद को बहुत ज्यादा पावर दिया गया है। तो यहां पर जहां तक ही देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जो सिटीजनशिप एक्ट 1955 आया और उसके अंदर किस तरीके से 6 प्रावधान दिए गए कि किस तरीके से किसी को भारत की नागरिकता दी जाएगी और किस तरीके से किसी की नागरिकता चली जाती है। 3 प्रावधान जो नागरिकता चली जाती है वो भी हम देखेंगे, और कब कब इसमें सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के अंदर क्या हुआ है, अमेंडमेंट्स हुए हैं। तो वो सारी बातों को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आई होप यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।